बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए सेकंड सेमेस्टर की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 2022 और 23 अर्थात आप जो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जियोग्राफी के, उसको बताने का प्रयास रहेगा मेरा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बड़े ही आसानी से इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अर्थात कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको पूरा का पूरा बताया जाए कि हाँ कौन कौन से चैप्टर हमको कैसे पढ़ना है, उसके बारे में मेंशन करता रहूँगा। और इसी प्रकार से आपको चैप्टर वाइज वीडियो भी प्रोवाइड करवाने का प्रयास हमारा रहेगा। तो आप लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी वहाँ पर मैं जो है व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करवाने का प्रयास करूँगा। बाकी मॉडल पेपर वगैरह आपके यूट्यूब चैनल पर और बाकी चैप्टर वाइज वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर भी देने का प्रयास रहेगा। तो आप लोग परेशान ना होइए उसके लिए कि यूट्यूब पर वीडियो नहीं आएगी। यूट्यूब पर धड़ल्ले के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बिल्कुल प्रथम सेमेस्टर में जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया था ठीक इसी प्रकार से उससे भी और अच्छा कहीं ना कहीं पे देने का प्रयास रहेगा। सेकंड सेमेस्टर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको बताने का प्रयास रहेगा, ठीक है, सिलेबस को। और इसी प्रकार से आज हम जियोग्राफी बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अब जैसा कि आपको पता है कि 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, उसी के तहत ये सिलेबस मैं बता रहा हूँ। सभी यूनिवर्सिटियों के लिए यही सिलेबस जो है आपका वैध है, यानी कि सभी में यही आएगा। ओके, बात बता दे रहा हूँ। मानव भूगोल एवं प्रायोगिक भूगोल, तो इस बार आप देखेंगे प्रायोगिक भूगोल एक पेपर होगा इसका। तो प्रायोगिक भूगोल आपका ये और मानव भूगोल से तो प्रश्न आने आने हैं। तो मानव भूगोल एवं प्रायोगिक भूगोल दोनों का सिलेबस मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। अर्थात ह्यूमन जियोग्राफी एंड बोले तो उसको जो है मानव भूगोल, और प्रायोगिक माने क्या होता है, प्रैक्टिकल जो जियोग्राफी होती है उसके बारे में। ओके, तो प्रायोगिक जियोग्राफी दोनों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे वो भी विस्तार से। तो चलिए, नवीनतम सिलेबस है ये, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। तो आप आसानी से समझ सकेंगे, चाहे अंग्रेजी के छात्र छात्राएं हों चाहे हिंदी के छात्र छात्र, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं चाहे बीए कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना भूल गए, बीए बीएससी दोनों का ही सिलेबस है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि बीए से भी आप जो है जियोग्राफी लेते हैं, बीए में भी और बीएससी में भी जियोग्राफी होता है। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम कक्षा को। तो जियोग्राफी बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, जियोग्राफी अर्थात भूगोल का ये सिलेबस है और नवीनतम सिलेबस। ओके, आइए देखते कौन कौन सी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। प्रथम प्रश्न पत्र में हमको मानव भूगोल पढ़ना, द्वितीय प्रश्न पत्र में हमको क्या पढ़ना है, हमको द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रायोगिक भूगोल पढ़ना। ठीक है, तो पहला आपका चैप्टर कौन सा होगा, सबसे पहले हम मानव भूगोल के अर्थ को समझेंगे। उसके बाद में विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल की परिभाषाओं को दिया है, उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में मानव भूगोल की प्रकृति अर्थात नेचर देखेंगे। उसके बाद में उसका विषय क्षेत्र देखेंगे अर्थात इसका स्कोप देखेंगे, अर्थात ह्यूमन जियोग्राफी मीनिंग, डेफिनिशंस, नेचर एंड स्कोप। तो इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। अब हो सकता है एक वीडियो मेरी रहे तो केवल मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा एक वीडियो में देने का प्रयास, उसके बाद में प्रकृति को एक वीडियो में, चूंकि ये सब लंबे चैप्टर हैं और समझाने का प्रयास रहेगा। हो सकता है क्षेत्र एक वीडियो में हो जाए, तो या इस प्रकार से प्रकृति और क्षेत्र को एक में समाहित कर दूंगा और अर्थ और परिभाषा को एक में। तो इस प्रकार से मेरा समझाने को तरीका रहेगा और अच्छे तरीके से आपको विधिवत तरीके से आपकी अपनी भाषा में सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास। एग्जाम्स में उत्तर कैसे लिखना है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उसको भी बताने का प्रयास। अगर आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी में परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो उसके लिए एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव तरीके का मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास रहेगा। तो अभी शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लेलिस्ट में आप तमाम सारी वीडियोस भी देख सकेंगे। तो इस प्रकार से आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा करने वाला हूं, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। दूसरा चैप्टर हमको क्या पढ़ना है, मानव भूगोल का विकास, या अर्थात क्या, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। यहाँ पर हमको मानव भूगोल का विकास पढ़ना है कि आखिरकार जो मानव भूगोल का विकास, अच्छा, और मानव भूगोल के विकास के साथ साथ मानव भूगोल की जो है पृष्ठभूमि रही है, भूमिका रही है, उसको भी बताने का प्रयास रहेगा। तो हम मानव भूगोल के विकास को समझेंगे, आखिरकार मानव भूगोल की रूपरेखा कहाँ से तैयार होती है और किस तरीके से उसकी विकास यात्रा या विकास का रथ किस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ अपने गंतव्य तक पहुँचता है। उन समस्त मुद्दों को आपको जो है बताने का प्रयास मेरा रहेगा और विधिवत तरीके से आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो एक बार सभी लोग फटाफट से लाइक करके मोटिवेट जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको जब चैप्टर पढ़ाऊं तो उसमें थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं पे थकावट ना फील हो चेहरे पर, और आपकी लाइक मुझे याद आ जाए कि हाँ आप लोग बहुत जो है इसको चाहते हैं और भी मैं अच्छा देने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों का एक थोड़ा सा सहयोग मिलता है, आप लोगों का कमेंट आ गया कि सर जी बहुत अच्छा क्लास हुआ, तो बहुत प्रफुल्लित हो जाता हूँ, बहुत गदगद होता हूँ और उसके बाद में आपके लिए और मेहनत करता हूँ दबा करके। तो इस प्रकार से आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिस प्रकार से
आप जब परीक्षा देने जाते होते तो मेरा मॉडल पेपर देख करके आप मोटिवेट होते हैं कि हाँ परीक्षा में यही सब आना है। तो इसी प्रकार से आपके जब कमेंट्स आते हैं, लाइक आती है, शेयर करते हैं आप लोग, तो बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से प्रफुल्लित होता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपके विषय में कार्य करने का प्रयास करता हूँ। अगला, और इससे पहले सोशियोलॉजी का सिलेबस हमने दे दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और कल ही सोशियोलॉजी का सिलेबस दिया है, और उसके बाद में मैंने एक सिलेबस और दे दिया, हिंदी का दे दिया है, उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। और जल्द ही मैं आपके समझ प्राचीन इतिहास का और जो है संस्कृत का दे दूंगा। उसके बाद में मैं अन्य सब्जेक्ट के जो है अभी जो है उस पर कार्य कर रहा हूँ, जल्द ही उनके भी सिलेबस आपको दे दी जाएंगे। ओके, तो सभी सब्जेक्ट के आपके सिलेबस मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में फिर उनसे संबंधित चैप्टर कुछ और मॉडल पेपर जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल आपको देने का प्रयास करूंगा। लिखित मॉडल पेपर भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी, अर्थात अगर आपकी परीक्षा लिखित होती है तो आपके लिए लिखित मॉडल पेपर रहेगा। लेकिन अब आपको करना क्या कि लिखित मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दोनों मॉडल पेपर को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो या लिखित हो, अभी ये कंफर्म नहीं है। तो इसको लेकर के आप परेशान ना हो, आप लिखित मॉडल पेपर भी देखें, ऑब्जेक्टिव भी देखें और जानकारी कलेक्शन करें। केवल अभी आपका काम क्या है कि आप अपने विषय वस्तु को अर्थात अपने सिलेबस को कंप्लीट करें बस। ओके, तीसरा अध्याय आपका मानव और वातावरण के बीच में संबंध, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मानव भूगोल आप पढ़ रहे हैं, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो आप सोचिए मानव भूगोल नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मानव और वातावरण का एक आज से संबंध नहीं, बहुत घनिष्ठ संबंध है, प्राचीन काल से ही रहा है। तो इन दोनों की यानी कि मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, इसके बारे में हम खूब अच्छे तरीके से विधिवत रूप से समझेंगे। उसके बाद में हम चौथे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, और चौथा चैप्टर होगा मेरे भाई आपका कौन सा, आप देखिए मानव और प्रकृति या मानव और वातावरण के बीच में समायोजन, या मानव और प्रकृति किस प्रकार से रही, दोनों के बीच में संबंध तो उसको बताते हुए तमाम सारे सिद्धांत है। जैसे नियतिवाद हो गया, जैसे संभववाद हो गया, आपका नौ निश्चयवाद हो गया और प्रसंभववाद हो गया। इन सभी वाद के बारे में किस विद्वान ने दिया है, किन्होंने समर्थन किया, किसने आलोचना करी है। तो आलोचना इसके ये सिद्धांत है कि आप पूरी पृष्ठभूमि, इसकी मुख्य भाग को सबको समझाने का प्रयास रहेगा, और आपकी अपनी भाषा में बहुत बेसिक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा, देहाती भाषा में, परेशान ना हो उसके लिए। तो अब अपना सारा टेंशन छोड़ दो मेरे भाई। ओके, आपको विधिवत रूप से समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो नियतिवाद क्या है, संभववाद क्या है, नौ निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है, प्रसंभववाद क्या है। यानी कि नियतिवाद को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, संभववाद को पॉसिबिलिज्म बोलते हैं, और नियो डिटर्मिनिज्म किसको बोलते हैं, नौ निश्चयवाद को। और उसके बाद में अगर बात की जाए प्रसंभववाद को, तो हम क्या बोलते हैं, जो है प्रोबेलिज्म। तो इसके बारे में, तो हम इन सभी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, किन किन विद्वानों ने दिया है और कैसे कैसे दिया है, क्या क्या बातें कही उसमें, किस प्रकार से बताया है, चाहे प्रकृति और मनुष्य के बीच का समायोजन हो, चाहे वातावरण और मनुष्य के बीच का, चाहे और आप देखेंगे पर्यावरण और मनुष्य के बीच का। तो कहीं ना कहीं पे इन सभी चीज़ों को बयां करने वाले ये सिद्धांत हैं, हम इनको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अगला आपका चैप्टर आएगा वो कौन सा होगा, पांचवा चैप्टर आपका कौन सा, जनसंख्या का वितरण एवं विश्व प्रतिरूप। अब चूंकि बात हो रही है अगर मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल में जनरली आपको जनसंख्या का वितरण तो पढ़ना पड़ेगा। वितरण माने होता है कि जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी पाई जाती है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या, कहाँ पर कितनी जनसंख्या, इस प्रकार से कहाँ पर सघन आबादी है, कहाँ पर विरल आबादी है, या कहाँ पर एक प्रकार से आबादी ही नहीं है, कहाँ पर, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या का वितरण देखेंगे, किस प्रकार से उतार चढ़ाव रहा उनके बारे में। और उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजी में देखेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड पैटर्न। ओके, विश्व प्रतिरूप में भी यही देखेंगे। तो हम ये जो है विश्व प्रतिरूप में भी यही देखेंगे वर्ल्ड पैटर्न पर, और खास करके हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख लेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी, हालांकि विश्व स्तर पर ही आपको पढ़ना है। वहीं नेक्स्ट आपका छठवां आ जाएगा विश्व जो है प्रवसन, यानी कि जो ग्लोबल माइग्रेशन है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से लोग रह रहे हैं और उनके बारे में विस्तार से, प्रवसन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं समझने का प्रयास करूंगा विश्व स्तर पर। अगला चैप्टर आपका आएगा जनाधिक एवं न्यून जनसंख्या की अवधारणा, यानी कहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक हो रही है, जनसंख्या का अधिक है, कहाँ पर कम यानी न्यून जनसंख्या है, इनके बारे में। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन, कहाँ पर अंडर पॉपुलेशन है, कहाँ पर ओवर पॉपुलेशन है, इनकी अवधारणा को, अर्थात इसके अर्थ को और परिभाषा को, विशेषताओं को, इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास रहेगा। उसके बाद में आठवां आपका चैप्टर आएगा। आठवें चैप्टर में हम क्या देखेंगे, मानव अधिवास, यानी कि मानव किस प्रकार से निवास कर रहे हैं, अर्थात मानव अधिवास के प्रकार कौन कौन से, किस प्रकार से कौन से प्राणी रह रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कैसा अधिवास है, इसको देखने का प्रयास, कितने प्रकार का अधिवास होता है। और इसी के साथ साथ मानव अधिवास की विशेषताओं को देख लेंगे हम, मानव अधिवास की उत्पत्ति कैसे, इसके बारे में, उनका आकार कैसा है और वितरण किस प्रकार से है। तो इन समस्त मुद्दों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट्स टाइप्स उसका देखेंगे,
करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन साइज एंड जो है आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन समस्त मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो एक एक टॉपिक जो होंगे, जैसे कि अब यहाँ पर देखेंगे मानव अधिवास। अब मानव अधिवास का प्रकार विशेषताओं को एक में हम देख लेंगे, हो सकता है उत्पत्ति को भी देख लें, आकार एवं वितरण को हमको दूसरी वीडियो में देखना पड़ेगा, और नहीं होगा तो अगर थोड़ा सा मैनेज में होगा तो सारा का सारा एक ही वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। अब जैसा आप लोगों को उचित लगेगा मैं वैसा करूँगा, या फिर जैसा मुझे कंफर्ट फील होगा कि हाँ एक वीडियो में आपको समझाना उचित रहेगा, या 2 वीडियो में या 3 वीडियो में, मैं उसी हिसाब से देने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको बोरियत भी महसूस ना हो और अच्छी तरीके से आपके समझ में भी आ जाए। ओके, तो हो सकता है आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट ऐप पर जो है कोर्स ही पढ़ा दिया जाए, और हो सकता है यूट्यूब पर ही दे दिया जाए। तो इस प्रकार से मैं सोचूंगा, जल्द ही आपका निर्णय होगा, जल्द ही अनाउंसमेंट होगी हर एक चीज़ की। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 9वां। वैसे यूट्यूब पर भी आपको बहुत ज़्यादा मॉडल पेपर देने का प्रयास, मॉडल पेपर में सारे के सारे आपके यूट्यूब पर करवाने का प्रयास रहेगा, और विधिवत तरीके से अगर हो सकेगा तो मैं सोचूंगा कि यूट्यूब पर ही सबका सब देने का प्रयास करूँगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी यूट्यूब पर अगर सारे के सारे कोर्सेज़ को अगर पढ़ाने लग जाओ तो फिर अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं वो छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से मुझे सारे सब्जेक्ट देखने रहते हैं और अकेले पढ़ जाता हूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आप लोगों के लिए नया किया जाए, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो बड़ी कम फीस में, जैसे कि बहुत ही कम फीस में आप देखेंगे पूरा का पूरा सिलेबस विस्तार से शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ लें, तो कितना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो उसी हिसाब से मैं कार्य करूँगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भवनों के प्रकार कैसे हैं और उनका वितरण किस प्रकार से है। ठीक है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट, आप लोगों की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा बस, क्योंकि आप लोग मेरे लिए सर्वप्रथम हो, बाकी दुनिया कुछ नहीं है। ओके, तो आप लोगों की जैसे रिक्वायरमेंट होगी, आप लोगों को कोर्स पूरा का पूरा पढ़ना है, या इस प्रकार से मॉडल पेपर आपको चाहिए, या फिर जो भी करना, तो जिनको कोर्स लेना तो वो कोर्स ले सकते हैं, तो जिनको नहीं लेना तो यूट्यूब पर उनके लिए मैं व्यवस्था करूँगा किसी तरीके से। ओके, वैसे यूट्यूब पर व्यवस्था करने का मतलब कि मॉडल पेपर वगैरह खूब सॉल्व करवाने का प्रयास रहेगा हर एक सब्जेक्ट के, तो उससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स होगी, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो भवनों के प्रकार और उनका वितरण किस प्रकार से उसको समझेंगे, यानी टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड जो है देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, उसके बाद में अगला प्रश्न आपके समक्ष प्राचीन अर्थव्यवस्था, अर्थात जो है प्रीमिटिव इकोनॉमी, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रीमिटिव इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में, भवन के प्रकार कौन कौन से यहाँ पर देखेंगे, भवनों के प्रकार और उनका वितरण कैसे कैसे, कहाँ पर कैसे चीज़ें हैं, कहाँ पर कैसे भवन बन रहे हैं। अगला प्रश्न मतलब अगला चैप्टर आपका आएगा प्राचीन एवं आधुनिक कृषि, यानी कि प्राचीन कृषि कैसी थी और किस प्रकार से कृषि का विकास होता गया, और आज आधुनिक कृषि की क्या स्थिति है उसको जानने का प्रयास। प्रीमिटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर, इसके बारे में जानने का प्रयास। वहीं अगला जो आपका चैप्टर होगा कौन सा होगा, 12वां चैप्टर है आपका सांस्कृतिक परिमंडल एवं सांस्कृतिक प्रदेश, अर्थात जो आपका कल्चरल जो रील्स है उसके बारे में, और कल्चरल जो रीजन्स है, यानी कि जो सांस्कृतिक परिमंडल है और सांस्कृतिक प्रदेश, इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास क्या है, खूब विस्तार से उस समय समझा दूंगा, तो आप परेशान ना हो उसको लेकर के। 13वां चैप्टर आपका है सांस्कृतिक विसरण, यानी कि विसरण माने क्या होता है, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न यानी कि कल्चरल जो डिफ्यूज़न, सोशल विसरण क्या है, इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा सांस्कृतिक तरीके से। और अगला 14वां नंबर आपका चैप्टर कौन सा है, मानव प्रजातियां या फिर निर्वंश। तो ये जो वंश हैं या जो प्रजातियां हैं मानव की, ह्यूमन रेसियस, उनके बारे में मैं जानने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से, अर्थात जैसे कि मानव प्रजाति आपको जैसे निग्रोइड प्रजाति, ऑस्ट्रेड प्रजाति, उसके बाद में द्रविड़ प्रजाति, द्रविडियन, ठीक है, और तमाम प्रकार की इंडो मतलब आर्यन, तो ये सब जो प्रजातियां हैं इनके किस प्रकार से इनकी शारीरिक बनावट है, इनकी जो है चेहरे की बनावट कैसी है, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करनी होती खास करके, तो मैं विस्तार से समझाऊंगा और क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी खास करके, तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, और अगला आपका 15 नंबर चैप्टर कौन सा है भाई, 15वां चैप्टर है आपका कि विश्व के प्रमुख धर्म, विश्व के प्रमुख धर्मों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, यानी कि जो मेजर रिलीजन्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन धर्म, ये सब मतलब कि जैन, बौद्ध, ये सब। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष 16वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि विश्व की भाषाई संरचना कैसी है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विश्व की भाषाई संरचना के बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, अर्थात लैंग्वेजेज जो है जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की जो भाषाई संरचना, भाषा के आधार पर विश्व किस प्रकार से उसको समझने का प्रयास। वहीं 17 जो नंबर चैप्टर आपका होगा विश्व की प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके बारे में जानने का प्रयास, यानी मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में आपका लास्ट चैप्टर होगा 18वां नंबर भारतीय जनजातियाँ कुछ हैं, जैसे कि जो है
ओराव हो गई, मुंडा, मुइयाँ, डुइयाँ, ठीक है, और थारू, और उसके बाद में आप देखेंगे और तमाम गोंड जनजाति, ये तमाम प्रकार की। तो भारतीय जनजातियों के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। इंडियन ट्राइब्स, तो इस प्रकार से आपका ये जो है मानव भूगोल का जो BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, वो मानव भूगोल का यही प्रथम प्रश्न पत्र। और द्वितीय प्रश्न पत्र में हम देखेंगे यहाँ पर प्रायोगिक भूगोल आपका आ गया। अब प्रायोगिक भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपसे प्रायोगिक भूगोल देखिएगा, यानी कि प्रैक्टिकल जो ज्योग्राफी होती है। पहला आपको मानचित्र देखना है, मानचित्र का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं मानचित्र की क्या क्या हैं, और मानचित्र का वर्गीकरण किस प्रकार से हम लोग करते हैं, किस प्रकार से, यानी कि जैसे मानचित्र आप देखेंगे, एक भौतिक मानचित्र होता है, यानी कि भौगोलिक मानचित्र होता है, एक राजनीतिक होता है, एक प्राकृतिक मानचित्र होता है। तो इस प्रकार से हम देखें कैटेगराइजेशन, यानी मैप, मीनिंग मैप का, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है मैप, देन आप देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मैप। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष दूसरा, मतलब कि अगला चैप्टर आपका है कौन सा, मानचित्र का जो है विवर्धन या फिर लघुकरण, अर्थात जो है इनलाइन, मतलब कि इन इनलर इनलार्जमेंट, ठीक है, इनलार्जमेंट एंड जो है रेडुकेशन ऑफ जो मैप्स। तो इसके बारे में मानचित्र का विवर्धन क्या है और लघुकरण क्या है, उसको अगर विस्तृत या फिर उसका छोटीकरण, तो हम समझेंगे हर एक मुद्दे को विस्तार से। आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। अगला है आपका, और मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको देने का प्रयास करूंगा। अगला आपका भौगोलिक आंकड़ों का जो आरेखीय प्रदर्शन, आरेखीय मतलब होता है कि किस प्रकार से आप जो है उसको कलेक्शन करते हैं, आरेख बना करके आप किस प्रकार से उसको संजोते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास, अर्थात जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल डेटा। ओके, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी प्रोनाउंस करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मानचित्रण तकनीकी, आप लोग कहते थे कि सर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में करिए, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहे, ताकि अंग्रेजी वाले भी हमारे छात्र छात्र हैं, जो हमारे भाई बंधु, वो पढ़ ले, बहनें पढ़ ले। तो मानचित्रण तकनीकी जो है और विषयगत जो मानचित्रण तकनीकी, उन दोनों के बारे में, अर्थात मैपिंग जो है टेक्निक्स, देन आप देखेंगे यहाँ पर जो है द मैटिक मैपिंग टेक्निक्स, इन दोनों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, वहीं अगला है वितरण मानचित्र, बिंदु, सम्मान रेखा, वर्णमात्री विधि, ये है आपका 5वां चैप्टर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, डॉट, आइसोप्लेथ एंड जो है क्रोलोप्लेथ, ओके, मेथड, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपका प्रिज्मीय कंपास जो सर्वेक्षण होता है, अर्थात जो है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से 6 चैप्टर में आपका ये समाप्त होगा प्रायोगिक भूगोल, और उसके बाद में हम ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और आपका सिलेबस जो होगा इतना है। तो ये आपने सिलेबस देखा होगा, कितना सिलेबस आपका हो गया, 6 चैप्टर इसमें आपको देखने हैं प्रायोगिक भूगोल में, पेपर 2 में, और आपके लगभग 18 चैप्टर इसमें देखने पड़ेंगे आपको मानव भूगोल में। ओके, तो ये आपका हो गया। और उसके बाद में हम देखेंगे संस्कृत साहित्य का जो BA सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, जल्द ही आपके समक्ष सेकंड सेमेस्टर का संस्कृत साहित्य का सिलेबस देने का प्रयास करूंगा। तो संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोगी पेपर का नाम है, जल्द ही आपके समक्ष देने का प्रयास करूँगा, सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये अंग्रेजी वाला लिख गया, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि संस्कृत को हिंदी में ही केवल बताएंगे, अंग्रेजी में वो नहीं छपता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ओके, वहीं प्राचीन इतिहास का जो रहेगा, इसका नाम क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू 647 AD, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो ये न्यूज़ सिलेबस डिस्कशन होगा आपका प्राचीन इतिहास का, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पाठ्यक्रम आपका वैध होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम समझेंगे प्राचीन इतिहास का भी, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। प्राचीन इतिहास का जल्दी हम लेंगे, उसके बाद में भी अन्य सब्जेक्ट के भी आपके समक्ष आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।